पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के एक एप्लीकेशन की बात किया था और इनफाइनाइट लेंथ के एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पूरे लेंथ के लॉन्ग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके कारण उसे r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था जो λ/2πε0 r आता था। अभी हम लोग एक दूसरा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिसके पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। जैसे मान लीजिए पूरे के पूरे बोर्ड का सरफेस चार्ज्ड है इस तरह से कि इसके यूनिट सरफेस एरिया पर सिग्मा चार्ज है और इससे स्मॉल डिस्टेंस r पर, यहां पर इस वाले डिस्टेंस के तुलना में बोर्ड के जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, सो दैट कि इस वाले पॉइंट के लिए इस बोर्ड को इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेन शीट ऑफ चार्ज माना जा सके और इसके पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसके पर यूनिट सरफेस एरिया पर सिग्मा चार्ज है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कितना होगा। तो मान लीजिए एक ऐसा प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इनफाइनाइट डायमेंशन का, इस तरीके का, और इसके पूरे सरफेस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से कि यूनिट सरफेस एरिया पर सिग्मा चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इसके सरफेस पर के चार्ज के कारण। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह का इनफाइनाइट डायमेंशन का एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर करते हैं जिसके सेंटर पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है और डिस्क का रेडियस बहुत छोटा लेते हैं, छोटा सा डिस्क कंसीडर करते हैं यहाँ से r डिस्टेंस पर, और वैसा ही एक डिस्क यहाँ से r डिस्टेंस पर इधर भी लेते हैं और दोनों डिस्क के पेरिफेरी पर के हर पॉइंट को मिला देते हैं तो एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा जिसका दोनों ओपन माउथ बंद है डिस्क से, तो वो क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा जो गॉसियन सरफेस की तरह होगा। तो एक डिस्क यहाँ लेते हैं और वैसा ही एक डिस्क इधर ले लेते हैं। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गॉसियन सरफेस हमें चाहिए, गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए होगा। तो यहां पर हमने कहा कि इसका रेडियस बहुत स्मॉल लेते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट डायमेंशन का है और यहां पर एक छोटा सा डिस्क लिए, तो इस पूरे सरफेस के चार्ज के कारण उस डिस्क के सेंटर पर वाले पॉइंट पर जितना फील्ड होगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, थोड़ा इधर या थोड़ा इधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन्फिनिटी से अगर थोड़ा सा इधर भी चले जाते हैं तो इसके उधर इनफाइनाइट लेंथ तक ही चार्ज रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि डिस्क के सरफेस पर का हर पॉइंट इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जैसा है और उसके सरफेस पर के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो इसके सरफेस पर के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि अगर इधर चार्ज है तो इधर भी चार्ज है, इधर चार्ज है तो इधर भी चार्ज है, इधर चार्ज है तो इधर भी चार्ज है, इधर चार्ज है तो इधर भी चार्ज है। सिमेट्री है। हम लोगों ने कहा था कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अबाउट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री होती है तभी गॉस लॉ लगाना हम लोग प्रीफर करते हैं। तो इधर वाले चार्ज एलिमेंट के कारण फील्ड ऐसा, तो उसके नीचे उतने ही डिस्टेंस पर एक आइडेंटिकल चार्ज एलिमेंट होगा, उसका फील्ड ऐसा, और इस सरफेस के प्लेन के पैरेलल जितना भी फील्ड का कंपोनेंट होगा वो सब कैंसिल आउट कर जाएगा, एक दूसरे एलिमेंट के फील्ड का वो कंपोनेंट ऐड करके ज़ीरो हो जाएगा और आप सिमेट्री के आधार पर कह सकते हैं कि जो नेट फील्ड होगा वो सरफेस से 90 डिग्री पर होगा। तो फील्ड इधर, ds भी इधर, फील्ड इधर, ds भी उधर ही,
और ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का जो कर्व्ड वाला पोर्शन है सिलेंडर का पाइप नुमा, इस पर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे, तो इसके साथ तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा इसके साथ E डॉट डी एस, कर्व्ड वाले पार्ट के साथ जीरो, फिर उधर वाले प्लेन सरफेस के साथ E डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा नेट फ्लक्स, ये हो जाएगा 2EdS। और चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, तो इस इनफाइनाइट डायमेंशन का जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम लोगों ने लिया है उसके यूनिट सरफेस एरिया पर सिग्मा चार्ज है, और ये जो पाइप है वो अपने अंदर, इसका अगर एरिया ds है तो ds एरिया अपने अंदर बंद किया हुआ है, तो चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा ds। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ds and ds cancels out, so E will be sigma by 2 epsilon naught। यही फील्ड होगा इस इनफाइनाइट डायमेंशन के प्लेन शीट ऑफ चार्ज के सामने के पॉइंट पर। और यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग बात ये देख सकते हैं कि ये जो फील्ड का एक्सप्रेशन आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप इस इनफाइनाइट डायमेंशन के प्लेन शीट ऑफ चार्ज से कितने डिस्टेंस पर के पॉइंट पर का फील्ड निकाले हैं, इस एक्सप्रेशन में R आ ही नहीं रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो इसके R से इंडिपेंडेंट आने का क्या मतलब हो गया कि इसके नियर बाई हर पॉइंट पर, R कुछ भी ले लीजिए, हर पॉइंट पर का फील्ड बराबर होगा। अगर इस बोर्ड के सरफेस को इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेन शीट ऑफ चार्ज माने तो इसके कारण जितना फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, एज लॉन्ग एज आप दूरी इतना ज़्यादा न ले लें कि उसके लिए इसको इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेन शीट ऑफ चार्ज नहीं माना जा सके। जब तक ये दूरी कम रहती है, इतनी रहती है कि उतनी दूरी के लिए इसको इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेन शीट ऑफ चार्ज माना जा सके, तो फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ R होगा और ऑल नियर बाई पॉइंट पर का फील्ड सेम होगा। तीसरा हम लोग इसका एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कारण उसके अंदर और बाहर के पॉइंट पर, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पर फील्ड क्या होगा। अगर कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to an uniformly charged sphere। मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल वॉल्यूम है R रेडियस का, और इसके पूरे वॉल्यूम में टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और टोटल चार्ज इज Q। Q इज टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये R रेडियस का है, दिस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस R। अब इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस पर, वेयर r इज आइदर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R।
मतलब कि ये इंटरनल पॉइंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर का पॉइंट है। तो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम जानना चाहते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। और आप देख सकते हैं कि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटिव गॉसियन सरफेस के सरफेस पर का हर पॉइंट बिल्कुल एक जैसा है। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर गॉसियन सरफेस का ये पॉइंट लीजिए और यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए तो इसके इस तरफ इतना चार्ज और दूसरी तरफ इतना चार्ज। कोई भी दूसरा पॉइंट ले लीजिए, टेंजेंट खींच दीजिए, उसी तरह की स्थिति है। आप कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के सरफेस पर के सारे पॉइंट गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं और इसलिए गॉसियन सरफेस के सरफेस पर के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सपोज कीजिए E। दूसरी बात, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसा टेंजेंशियल डायरेक्शन ये वैसा टेंजेंशियल डायरेक्शन ये, तो अगर इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा? मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड का कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए फील्ड टेंजेंशियल नहीं हो सकता। अगर फील्ड इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा? यहां से थीटा एंगल पर इधर होगा तो यहां से थीटा एंगल पर इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल एक जैसे हैं, तो किसी एक को नहीं चुना जा सकता है फील्ड के द्वारा। तो एट सर्टेन एंगल भी फील्ड का कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है। तो फील्ड के साथ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रेडियली आउटवर्ड होगा फील्ड या रेडियली इनवर्ड होगा। और अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि फील्ड रेडियली इनवर्ड है, ऐसा अगर एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए, तो एक पॉइंट पर का फील्ड अगर रेडियली इनवर्ड होगा तो गॉसियन सरफेस पर का हर पॉइंट गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही जैसा है, तो हर पॉइंट पर का फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। और हर पॉइंट के चारों ओर का एक छोटा सा सर्कुलर एरिया अगर कंसीडर करें तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा ds वेक्टर। तो E रेडियली इनवर्ड, ds रेडियली आउटवर्ड, तो E डॉट ds माइनस E ds, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लक्स निगेटिव चला आएगा इसके साथ। लेकिन इस स्फीयर के अंदर का चार्ज कैसा बंद है? पॉजिटिव। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ फ्लक्स निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जब हम फील्ड को रेडियली इनवर्ड ले लेते हैं तो कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ जाता है और दो ही पॉसिबिलिटी है, फील्ड या तो रेडियली इनवर्ड होगा या रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। और अगर यहां पर इस पॉइंट के चारों ओर का एक छोटा सा पैच एरिया ले लें तो ds भी रेडियली आउटवर्ड, फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, तो इसके साथ फ्लक्स कितना हो जाएगा इस छोटे से पैच के साथ? वो हो जाएगा E डॉट ds। तो ये हो जाएगा E ds, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो पूरे गॉसियन सरफेस के साथ गिवन चार्ज के फील्ड का टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटिव गॉसियन सरफेस के सरफेस पर का हर पॉइंट एक ही जैसा है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। तो E कांस्टेंट जैसा है तो वो इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर चला आएगा। और ऐसे ऐसे पैचेज पूरे गॉसियन सरफेस पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए एक पैच के साथ जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर इंटायर सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर, और ये हो जाएगा E इंटू ई गॉसियन स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब 4 पाई r स्क्वायर। फ्लक्स निकल गया। और चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर?
तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, और गॉसियन सरफेस अपने अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कितना वॉल्यूम इनक्लोज किए हुए है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज तो इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो यहां से निकल गया चार्ज इनक्लोज। और अब गॉस लॉ लगा देते हैं। टोटल फ्लक्स कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज चार्ज इनक्लोज्ड E इंटू 4 पाई आर क्यू बाई 3 चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वेयर। तो E कहां पर का, एट R लेस देन इक्वल टू R, इंटरनल पॉइंट पर का, ये आ गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R। ये रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि E एट R लेस देन इक्वल टू R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। और R को अगर 0 ले लेंगे तो हम सेंटर पर हैं, स्फेयर के सेंटर पर हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम के सेंटर पर का फील्ड 0 होगा। और सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से डिस्टेंस के बढ़ने के साथ फील्ड लीनियरली बढ़ेगा। फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटरनल पॉइंट्स पर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R। ये इंटरनल पॉइंट पर के फील्ड का एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट पर का फील्ड जानना चाहें, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कारण इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर का फील्ड जानना चाहें, तो देखा जाए ये जो पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और इससे R डिस्टेंस पर यहां पर वेयर R इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू R, मतलब स्फीयर के बाहर के पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। इसका रेडियस R है, कैपिटल R। तो चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्फेरिकल सिमेट्री है, तो यूजुअली गॉसियन सरफेस हम लोग वैसा ही लिया करते हैं जैसा सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को होता है। तो हम लोग एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं ऑफ रेडियस स्मॉल r। और आप देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के सरफेस पर का हर पॉइंट गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही जैसा है। तो गॉसियन सरफेस के सरफेस पर के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और पिछले बार की तरह ही आर्गुमेंट हम कर सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के सरफेस पर के हर पॉइंट पर फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के चारों ओर का छोटा सा पैच एरिया ले लीजिए, ds वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, फील्ड वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड। तो गॉसियन सरफेस के साथ अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो एक जो पैच एरिया लिए उसके साथ फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds, मतलब E ds। और ऐसे ही बहुत सारे पैचेस को मिलाकर के पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस बना हुआ है। हर पैच के साथ फ्लक्स का सम लेना है। और ऐसे पैचेस का पूरे गॉसियन सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सम लेने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक पैच के साथ जो फ्लक्स आया उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ओवर इंटायर सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E ds ओवर इंटायर सरफेस। और E का मैग्नीट्यूड हर जगह गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पर इक्वल है, तो वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ds ओवर इंटायर सरफेस, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। और आप अगर अब गॉस लॉ लगा लें तो टोटल फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये बाहर का पॉइंट है तो ये बाहर वाला स्फीयर तो पूरे के पूरे चार्ज को ही अपने अंदर बंद किया हुआ है। तो चार्ज इनक्लोज्ड इज इंटायर चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
और यहाँ से हो जाएगा कहाँ का फील्ड ये निकल रहा है, E एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम सेंटर वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पर के फील्ड के लिए कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, एक ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह जैसे कि उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ हो। और अगर हम लोग इस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस के साथ फील्ड का वेरिएशन कैसा होता है इसके अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, उसका ग्राफ खींचना चाहें, एक एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर प्लॉट करें, तो अभी अभी हम लोग देखें कि r इज इक्वल टू 0 तो फील्ड 0, सेंटर पर फील्ड 0 होगा तो ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और सेंटर से सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है तो हाइपरबोलिक होगा। तो फील्ड का r के साथ वेरिएशन का ग्राफ ऐसा होगा। तो इस तरह से स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके इंटरनल पॉइंट पर और एक्सटर्नल पॉइंट पर फील्ड कैसा होगा, फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा और उसका वेरिएशन किस तरह का होगा, ये हम लोगों ने देखा। अगर आप यहां से अब हमें फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट दोनों ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है और आपको पता है कि dV/dr माइनस dV/dr E होता है, तो माइनस dV/dr होता है E, तो dV हो जाएगा माइनस E/dr और उसको प्रॉपर लिमिट के बीच इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 मान लें, तो अगर उसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R तो उससे उस सरफेस पर का पोटेंशियल मिल जाएगा, या किसी गिवन R तक करेंगे तो उस R पर का पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर इंटरनल पॉइंट पर का पोटेंशियल बताना है तो उसका इंटीग्रेशन 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक और सरफेस से अंदर के उस पॉइंट तक। तो अंदर के पॉइंट में फील्ड का एक्सप्रेशन ρr/3 एप्सिलॉन नॉट लेंगे और बाहर के पॉइंट में फील्ड का एक्सप्रेशन जो एक्सटर्नल पॉइंट वाला है वो लेंगे। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहां पर अवॉइड कर रहा हूं। और अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर एट internal and external points, तो आप जैसा मैंने कहा उस तरह से करके आप पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि पोटेंशियल एट R ग्रेटर देन इक्वल टू R मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पर के पोटेंशियल के लिए भी जिस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट पर के फील्ड के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, कैसे पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे कि उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ हो। एक्सटर्नल पॉइंट पर के पोटेंशियल के लिए भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जैसे कि उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ हो। और एक्सटर्नल पॉइंट पर के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये एक्सटर्नल पॉइंट पर के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। और इंटरनल पॉइंट पर का पोटेंशियल क्या होगा,
V एट R लेस देन इक्वल टू R जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट R 3/2 माइनस R स्क्वेयर बाई 2R स्क्वेयर। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन ये आ जाएगा पोटेंशियल का, इंटरनल पॉइंट पर के पोटेंशियल का। और अगर आप एक एक्सिस पर पोटेंशियल प्लॉट करें, चार्ज तो इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन ग्राफ्स को भी दिमाग में रखना है, ग्राफ्स भी पूछा जा सकता है इम्तिहान में। एक एक्सिस पर अगर सेंटर से डिस्टेंस प्लॉट करें और एक एक्सिस पर पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर प्लॉट करें तो इंटरनल पॉइंट पर के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये है, और सेंटर पर जब आएंगे तो आर विल बी 0, तो ये वाला टर्म 0, तो 3Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब सेंटर पर भी पोटेंशियल का कुछ वैल्यू है। और सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सरफेस की तरफ तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। और कैसे घटेगा? पैराबोलिकली, चूंकि आर का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और जब आप सरफेस के बाहर चले जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाइपरबोलिक वेरिएशन। और अगर ग्राफ खींचने आपको आता है तो आप देख सकते हैं कि यहां के बाद सरफेस तक उसका वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। ये आर वाला पॉइंट है और यहां के बाद जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का होता है ऐसा होगा। तो इस तरह का वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेंटर से डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर के कारण। और अगर स्फेरिकल शेल की बात करें, हॉलो स्फेयर की बात करें, तो हॉलो स्फेयर के सरफेस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट internal and external points of a uniformly charged spherical shell, स्फेरिकल शेल को हॉलो स्फेयर भी बोलते हैं। और हॉलो स्फेयर तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है V एट R लेस देन इक्वल टू R। हॉलो स्फेयर के सरफेस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके अंदर के सारे पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होता है, पूरा का पूरा उसका इंटरनल वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल होता है। और वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन सरफेस बाय रेडियस। और एक्सटर्नल पॉइंट पर का पोटेंशियल जो होगा पॉइंट चार्ज की तरफ, चाहे हॉलो स्फेयर हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, चाहे पोटेंशियल का मामला हो चाहे फील्ड का मामला हो, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह जैसे कि उनका पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ हो। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r। और आप जानते हैं -dv/dr करके आप फील्ड निकाल ले सकते हैं। तो ये तो अंदर में हर जगह बराबर है, कहने का मतलब कि पूरा का पूरा इंटरनल वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेस देन इक्वल टू R, दिस विल बी 0।
हॉलोस्फीयर के अंदर के सारे पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वेयर। और आप अगर एक हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर, और हॉलोस्फीयर के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर से डिस्टेंस के साथ अगर पोटेंशियल का वेरिएशन प्लॉट करेंगे, एक एक्सिस पर R और एक एक्सिस पर पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ R प्लॉट करेंगे, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक अंदर में सब जगह एट ऑल इंटरनल पॉइंट्स पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल हर जगह बराबर, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ऐसा नेचर कहाँ तक? R तक। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा। और अगर फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करेंगे, ये हॉलोस्फीयर है और इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर से डिस्टेंस के साथ फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ अगर प्लॉट करें, एक एक्सिस पर E एज ए फंक्शन ऑफ R प्लॉट करें और एक एक्सिस पर R, तो आपको पता है कि सेंटर से सरफेस तक अंदर में हर जगह फील्ड 0 है, फील्ड इज एवरीवेयर 0। तो यहां से यहां तक ग्राफ ऐसा, फील्ड इज 0, और यहां डिसकंटिन्यूअस कर्व है, एकाएक सरफेस पर फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। यहां डिसकंटिन्यूटी है, R इज इक्वल टू R पर एक डिसकंटिन्यूटी है, सरफेस पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, फील्ड का वैल्यू, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसा वेरिएशन होगा फील्ड का, ऐसा वेरिएशन होगा पोटेंशियल का हॉलोस्फीयर के कारण। तो ये सारे कुछ रिजल्ट्स थे गॉस लॉ से रिलेटेड। ये जितने भी रिजल्ट्स हमने डिराइव किया है, ये सारा का सारा रिजल्ट डायरेक्टली यूज होगा प्रॉब्लम बनाने में, गॉस लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाने में। आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुन करके इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और तब हम लोग अगले लेक्चर में इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और तब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और तब फिर आप इस चैप्टर से या इन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित किसी भी सवाल को आसानी से बना पाने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।